दोस्तों आज बात करते हैं ऋग्वेद कालीन संस्थाओं के बारे में। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सभा। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो बोर्ड के ऊपर जो सभा होती थी उसका जो मुखिया होता था वो सभापति कहलाता था। और सभा शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार हुआ है। और सभा के अंदर एक विशेषता यह थी, इसमें महिलाओं की भागीदारी होती थी और महिलाओं को सभावती कहा जाता था। जो सभा है वो आज की जो राज्यसभा है उसी की तरह कार्य करती थी और सभा के अंतर्गत राजनीतिक, प्रशासनिक और न्यायिक कार्य भी होते थे। और यह ग्रामीण जो है मामले होते थे, ग्रामीण मामले, उन पर भी चर्चा करती थी। तो अब बात करेंगे समिति की। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख आया है। और जो आज की हमारी लोकसभा है यह भी उसी तरह की एक संस्था थी। यह आम लोगों की एक सभा थी और इसका जो महत्वपूर्ण कार्य था, राजा के चुनाव और पुनर्वाचन में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, इसलिए इसको सभा से ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। बात करेंगे हम विदत संस्था की। यह जो ऋग्वैदिक आर्य थे सबसे प्राचीनतम जनसभा थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि जो सबसे प्राचीनतम जनसभा कौन सी थी, तो सबसे प्राचीनतम जनसभा जो है विदत थी और इसका ऋग्वेद के अंदर 122 बार उल्लेख है। यह ऋग्वैदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी और सामाजिक, धार्मिक और सैन्य उद्देश्यों का जो कार्यभार था इसी के ऊपर था। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और भी आता है कि स्त्रियों की भागीदारी भी इसके अंदर थी। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है कि भाई स्त्रियों की भागीदारी सबसे ज़्यादा किस में थी, तो विदत के अंदर स्त्रियों की भागीदारी थी। दोस्तों अब बात करते हैं गण। गण भी एक संस्था थी और जिसके मुखिया का नाम गणपति होता था और इसमें कुलीन लोग होते थे। तो दोस्तों अब बात करेंगे परिषद की। परिषद मुख्यतः एक जनजातीय सेना सभा थी और जो कि मुख्यात्मक पितृसत्तात्मक थी और आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक थी। लेकिन जो ये इसका जो है स्वरूप है उत्तर वैदिक काल के अंदर इसके अंदर पुरोहितों का वर्चस्व हो गया था। दोस्तों अब बात करते हैं वैदिक काल के राजनीतिक संगठन के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है जो आर्य थे मध्य एशिया से जनों में विभाजित होकर आए थे। तो जन का जो प्रमुख होता था वह राजन कहलाता था और जिसको जनस्य गोपा भी कहते हैं। और जैसे कि अब आप देख पा रहे हो जन का उल्लेख सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में हुआ है 275 बार। अब बात करेंगे विष की। विष का प्रमुख होता था विषपति और इसका उल्लेख 170 बार ऋग्वेद के अंदर हुआ है। आगे चलते हैं ग्राम। ग्राम का जो मुखिया होता था वह ग्रामीणी कहलाता था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ग्राम का जो मुखिया होता था वह क्या कहलाता था, वह ग्रामीणी कहलाता था। और जो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम से वह थी कुल या ग्रह। कुल का उल्लेख विरला ही हुआ है और ग्रह जो है उसी का शब्द बार बार जो है ऋग्वेद में आया है। तो ग्रह के मुखिया को जो है गृहपति कहते थे। अब एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया कि भाई जो राजा का पद वंशानुगत हुआ किस काल से हुआ, तो राजा का जो पद था वह ऋग्वेद काल से वंशानुगत हो गया था और राज्याभिषेक की जो प्रथा थी वो भी इसी काल से स्टार्ट मानी जाती है। और जो राजा का जो चुनाव है वो सभा और समिति दोनों ही मिलकर करती थी, लेकिन जो समिति का जो है भागीदारी ज़्यादा रहती थी। तो जो समिति का प्रधान था वह ईशान कहलाता था। और इसके अंदर एक शब्द आया है बलि। बलि जो था स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार राजा को, यानी कि राजा को जो स्वेच्छा से दिए जाने वाला उपहार था जनता के द्वारा वह बलि कहलाता था। अब बात करते हैं जो वैदिक काल के अंदर राजा के पद अधिकारी थे। तो सबसे पहला रैंक जो आता है पुरोहित का, जो कि सर्वश्रेष्ठ माना जाता था। दूसरा सेनानी, तीसरा ग्रामीणी, चौथा सूत। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया कि सूत कौन होता था। सूत कहते थे जो रथ हाँकता था। और पांचवा कर्मरा जो कि धातु कर्मी होता था। और एक क्वेश्चन जो है पेपर में ये भी आता है कि मिलिशिया शब्द क्या है। मिलिशिया क्या है? मिलिशिया एक नागरिक सेना होती थी, क्योंकि राजा के पास अपनी स्थायी सेना नहीं थी तो सभी नागरिक मिलके एक सेना बनाते थे जिसे मिलिशिया कहते थे। अभी एक क्वेश्चन और आता है रत्निन क्या होता है। सेनानी, ग्रामीण, सूत और कर्मरा को मिला के रत्निन बनते थे, यानी कि इसके अंदर पुरोहित नहीं होते थे। अभी एक क्वेश्चन और आता है उपस्थि और इभ, ये राजा के व्यक्तिगत सेवक थे।
तो अब बात करते हैं वैदिक काल के सामाजिक जीवन और स्त्रियों की दशा की। तो जैसा कि आप सभी को पता है, जो वैदिक काल में सामाजिक जीवन था वो बहुत ठीक था उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा, क्योंकि सबसे छोटी जो इकाई थी वह परिवार या कुल मानी गई थी, और जो परिवार का मुखिया था वो पुरुष ही होता था, जिसमें पिता होता था। और एक शब्द है नप्त्री, जिसको संयुक्त परिवार कहते हैं। नप्त्री के अंदर दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची सब जॉइंट रूप से रहते थे। अभी आगे चलते हैं कि क्वेश्चन आता है कि वर और वधू को क्या कहते थे। वर और वधू अरब कहा जाता था। आगे चलते हैं जाय दस्तम, जो कि पत्नी ही ग्रह कहलाती थी। अब आगे चलते हैं वहतु, लड़की के शादी में दिया जाने वाला उपहार वहतु कहलाता था। अब बात करेंगे स्त्रियों की दशा की। जैसा कि सभी को पता है कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, और कन्याओं को जो है उपनयन संस्कार दिया जाता था और उनको शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। और ये क्वेश्चन कई बार आया है कि लोक मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, निवावरी किस काल से संबंधित हैं, तो ऋग्वेद काल से संबंधित हैं। और ऋग्वेद काल के अंदर पुनर्विवाह, नियोग प्रथा और बहुपति प्रथा भी प्रचलित थी, और जीवन भर कुंवारी रहने वाली लड़कियों को अमाजू कहा जाता था। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो स्त्रियां थी उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, और इस काल में स्त्री प्रथा, दहेज प्रथा जैसी जो सामाजिक बुराइयां थी वो भी नहीं थी। दोस्तों, बात करते हैं वैदिक काल के वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के बारे में। तो जैसा कि सभी को पता है, वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति होती है वैदिक काल में ही होती है, और जो वर्ण व्यवस्था है ऋग्वेद के 10वें मंडल में इसका उल्लेख आया है। और दोस्तों, पुरुष सूक्त के अंदर शूद्र शब्द का उल्लेख आया है। वर्ण का जो अर्थ होता है वो रंग या चुनना होता है, और इस काल में कर्म के आधार पर वर्ण का उल्लेख किया गया है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसी व्यक्ति ने कहा है कि भाई मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं, और मेरी माता है वो जो है आटा कूटती है, यानी कि चक्की चलाती है। दोस्तों, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो, अब बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। तो सभी को पता है कि जो ऋग्वेद काल के अंदर वर्ण व्यवस्था का जो है उल्लेख आया है, जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया कि वर्ण व्यवस्था की जो उत्पत्ति होती है वो किस काल में होती है। और जो वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है वो 10वें मंडल में है, और जो शूद्र शब्द है वो पुरुष सूक्त के अंदर आया है। तो दोस्तों, क्रम के आधार पर वर्ण का उल्लेख है, और वर्ण व्यवस्था से मतलब है रंग या चुनना। अब बात करेंगे ऋग्वेद के लोगों की खान पान के बारे में। जैसा कि बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि ऋग्वेद के जो लोग थे वो मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे, और मांसाहारी में मुख्यतः भेड़ और बकरी का जो मांस वो खाना पसंद करते थे। लेकिन गाय को अगन्या यानी कि न मारने योग्य पशु कहा गया है। उनका जो है दूध, दही, घी उनको अच्छा लगता था। और 2 शब्द आए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शीर पकोदन और करम्ब। शीर पकोदन बोलते हैं जौ के अंदर दूध मिलाकर खीर बनाने को। जौ को उस टाइम में यव भी कहा जाता था। और जो करम्ब होता है वो जौ का जो सत्तू होता है उसको दही में मिलाने से बनता है। तो दोस्तों, एक अब ध्यान देने योग्य बात ये है कि चावल, मछली और नमक का वो लोग प्रयोग नहीं करते थे।